स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक के बारे में यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ रीयूजेबल रॉकेट। तो आइए इसे समझते हैं। तो आप समझिए 2025 आने वाला है कुछ दिन के अंदर। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है? अभी ऐसा हो रहा है कि हर कोई रिंग में कूद रहा है। रिंग है रीयूजेबल रॉकेट का जिसमें हर कोई कूद रहा है। जिसमें इसरो को अभी $1 बिलियन सितंबर में दिया गया है और उनको बनाना है एनजीएल नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये अभी मैं उस पे वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि वो अभी बस एक रफ आइडिया है। बहुत ही मतलब एक होता है ना कि ठीक है अब इस पे काम शुरू किया जाए। तो अभी वो डिज़ाइन बनाएँगे, सिलेक्शन होगा फिर वेंडर से डिसाइड किया। बहुत सारा चीज़ अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। ऑब्वियसली स्पेस ये मतलब इसरो थोड़ा-सा बैकग्राउंड में काम किया होगा लेकिन ये गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, बजटिंग के बाद उसको पूरा किया जाएगा। तो अभी उसको थोड़ा कुक करने में टाइम लगेगा। उनका टारगेट है कि 2035 में रीयूजेबल मेथनॉक्स इंजन हो, यानी कि जो लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन पे चल रहा हो। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि एटलीस्ट वो SCE-200 को त्यागे, क्योंकि रीयूजेबल रॉकेट अगर आपको बनाना पड़ता है केरोसिन में, आप बेसिकली अपने पैर पे गोली मार रहे हो। कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब आप कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो बट कोई मतलब नहीं है। फिर हो गया ये तो हो गया पहला प्लेयर। दूसरा प्लेयर हो गया रॉकेट लैब। रॉकेट लैब का न्यूट्रॉन रॉकेट जो है इसको इनका फर्स्ट फ्लाइट का टारगेट है 2025 में। ये लोग बीच में बहुत सारा चीज़ ट्राई किया अपना इलेक्ट्रॉन रॉकेट को रिकवर करने का, उससे काफ़ी चीज़ इनको सीखने को मिला है और न्यूट्रॉन शुरू से बनाया जा रहा है रिकवरी के लिए। इलेक्ट्रॉन मतलब एक वेरी स्मॉल रॉकेट था तो उसके हिसाब से बना हुआ था। रीयूजली उसमें ट्राई किया लेकिन उतना अच्छा यील्ड नहीं दे रहा है। लेकिन न्यूट्रॉन जो बनाया जा रहा है, न्यूट्रॉन शुद्ध, सर इसे रीयूजेबल बनाना है। इसमें मतलब जितनी लर्निंग हुई थी इलेक्ट्रॉन से, जितना पूरा मार्केट का विज़डम है, सब डाल के एक शुद्ध नया रीयूजेबल रॉकेट बनाना है। इनका मतलब इंजन की टेस्टिंग अभी चल रही है और जिस स्पीड पे चल रहे हैं अच्छा चांसेस है कि फर्स्ट फ्लाइट 2025 तक हो जाना चाहिए। वो एक साइड हो गया। फिर अब बात करते हैं थोड़े अमीर लोगों का, जिसमें आते हैं ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन। अब समझिए ब्लू ओरिजिन के पास एक बेनिफिट है कि उनका लैंडिंग एल्गोरिथम काफ़ी रिफाइंड है, क्योंकि न्यू शेपर्ड लैंड ही करता है, इंजन पे लैंड करता है, प्रोपल्सिवली लैंड करता है। तो इनको आउट आप अब निकले और प्लस इनका इंजन ऑर्बिट जा चुका है। इनके रॉकेट में नहीं गया है, लेकिन यूएलए के रॉकेट के माध्यम से गया है और सक्सेसफुली काम किया है और मल्टीपल फ्लाइट्स हो गए हैं। 2 फ्लाइट्स हो चुका है, कोई फ़ॉल्ट नहीं हुआ। तो इंजन रेडी है, लैंडिंग का एक्सपीरियंस है, तो ये मतलब और जेफ बेज़ोस का पॉकेट बहुत ज़्यादा गहरा है, तो उसको आउट नहीं करना है, वो सिर्फ़ पॉकेट से ही घुस जाएँगे। तो वो वहाँ पे सॉर्टेड है। उनका भी फर्स्ट फ्लाइट यानी कि जो न्यू शेपर्ड का जो फर्स्ट ये न्यू ग्लेन का जो फर्स्ट फ्लाइट होना चाहिए वो भी 2025 में हो ही जाना चाहिए। टारगेट तो एक्चुअली कर रहे हैं कुछ ही दिन के अंदर, लेकिन अगर नहीं होता तो 2025 में हो ही जाना है। फ्लाइट तो हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं स्पेसएक्स का। इनका स्टारशिप तो ऑलरेडी चल चुका है, डेवलपमेंट में चल रहा है और ये कैच हो चुका है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कैचिंग इवेंट हो गया है। तो इनका टारगेट है 2025 में पहला पेलोड टू ऑर्बिट, यानी कुछ तो डालो ऑर्बिट में। ये टारगेट है। होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो, खिसकाया भी जा सकता है, लेकिन चांसेस है कि एंड में यानी कि 2025 के एंड में ये वहां पहुंच जाएं कि ऑर्बिट में सामान डालना शुरू कर सकें। अभी इनका क्या वीक लिंक है? अभी इनका वीक लिंक है हीट शील्ड, अभी भी वैसा नहीं काम कर रहा है जैसा करना चाहते हैं और रैप्टर 3 इंजन पे इन्होंने टेस्टिंग नहीं किया है। तो थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा, तो आराम से 1 या 2 लॉन्च इनको और लगना चाहिए और एफएए के साथ थोड़ा मेहनत किया जा रहा है कि उसे धड़-धड़ा के एक्सपेडाइट करें। तो आराम से ये 3-4 फ्लाइट और कर सकते हैं और उसके बाद ऑर्बिट पे डिलीवरी करना शुरू हो जाना चाहिए इनका। ठीक है? और यहाँ पे तो हम ये सिर्फ़ 4 के बारे में बात की, जैसे आपका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल हो जाए, रॉकेट लैब हो जाए, ब्लू ओरिजिन हो जाए, स्पेसएक्स हो जाए, ऑलमोस्ट हर नई कंपनी ट्राई कर रही है और कुछ-कुछ तो बहुत मतलब पुशिंग कर रही है कि वो दोनों स्टेज को रीयूज़ करेंगे एक ही शॉट में। जैसे कि आपका न्यूट्रॉन सिंगल स्टेज रीयूजेबल है, एनजीएलवी सिंगल स्टेज रीयूजेबल है, ब्लू ओरिजिन सिंगल स्टेज रीयूजेबल है, ये डुअल स्टेज रीयूजेबल है, यानी कि इसका सेकंड स्टेज भी वापस आएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन के मामले में ये आगे चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनके पास है मार्क 1 प्रोडक्ट्स, तो ये मार्क 2 है। तो ये हो रहा है 2025 में और जितने भी सब स्मॉल स्टार्टअप है ऑलमोस्ट सब के सब ट्राई कर रहे हैं। जिसमें टेरेंस करके एक ठो है जो 3D प्रिंटिंग करने वाले थे, वो चूना लगा के चले गए भैया कि अब हम नॉर्मली बनाएँगे। इट्स लाइक भैया तो बहुत गंदा धांधली हो गया लोगों के साथ। वो हो गया। बहुत सारी और कंपनी है। तो ये हो रहा है 2025 में। अब बात करते हैं फाल्कन 9 में। रीयूजेबल रॉकेट का अंडरस्टैंडिंग किसी को नहीं होगा अगर फाल्कन 9 को आप नहीं समझते हैं। और मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, उससे पहले भी ट्राई किया गया था रीयूजेबल रॉकेट बनाने का। जैसे कि एक तो ये है आदम ज़माने का DC-X, ये प्रोटोटाइप था। ये एक्चुअली प्रोपल्सिवली लैंड कर पाते थे। और ये मतलब समझिए जो फाउंडेशन की क्या रॉकेट इंजन को एज़ ए थ्रॉटलेबल बना के आप लैंड करा सकते हो, ये इसने प्रूव किया। एक होता है ना कंप्यूटर में करना, एक होता है नहीं सर हमने करके देख लिया प्रोटोटाइपिंग। तो ये काफ़ी आगे गए थे। लेकिन
ये प्रोटोटाइप था, उसके इतना कभी बड़ा नहीं हुआ कि वो मतलब ऑर्बिट जा सके। स्पेसएक्स से पहले ऐसा कोई नहीं है कि ऑर्बिट जाके आप रियूजेबल कर रहे हो, उसका एक ही पार्ट आप रीयूज़ करो, बूस्टर ही रीयूज़ करो, लेकिन वो भी कोई नहीं किया था। तो स्पेसएक्स पहला बना। ये पहला कब हुआ? ये पहला यानी कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये 21 दिसंबर 2015 को हुआ है। यानी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 10 साल भी अब जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 साल भी ठीक से नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं उनका पहला लैंडिंग था, ठीक है? और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नवंबर 2024 में, ये 291 सक्सेसफुल लैंडिंग कर चुके हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी खोले और 291 लैंडिंग कर चुके हैं। और ये नंबर थोड़ा-सा सुनने में कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन आप ऐसा समझिए बहुत सारे देश का इंक्लूडिंग इंडिया अगर आप जोड़ते हैं कितना लॉन्चेस हुआ है, वो इस नंबर से कम है। ये उनकी लैंडिंग है, लॉन्च नहीं, लैंडिंग है। और जिस स्पीड पे ये चल रहे हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट छूने पे हैं कि 2 लॉन्चेस पर वीक पे चले गए हैं। और वो एक्चुअली ओरिजिनल स्पेस शटल का टारगेट था कि 2 लॉन्चेस पर मंथ, वो 2 लॉन्चेस पर ईयर कर पाया। और ये जिस स्पीड पे चल रहे हैं कोई कंपटीशन ही नहीं है। और बूस्टर B1062 ये इन्होंने मतलब अभी रिटायर किया है, ये 20 रीयूज़ कर चुका है। अब रहा बात कि 20 रीयूज़ बहुत है कि बहुत कम है? क्योंकि प्लेन के हिसाब से देखें तो बहुत कम है, रॉकेट के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज तक सारे रॉकेट तो 0 पे थे, तो ये 20 गया। और इसका सबसे नेक्स्ट कज़न कौन है? सबसे नेक्स्ट कज़न है आपका स्पेस शटल। स्पेस शटल में फ्यूल टैंक स्वाहा कर देते थे, बूस्टर स्वाहा करते थे, बूस्टर को वापस लाके रिफ्यूल किया जाता था। मतलब बूस्टर की जो केसिंग होती थी उसे समुद्र से निकाल के फिर से पेंट छील के फिर से लगाते थे। क्यों करते थे मत पूछिए बट करते थे। आपको वीडियो मिल जाएगा बूस्टर का रिकवरी करते हुए। वो रिकवरी नहीं था, वो एक्चुअली ज़्यादा खर्चा होता था बट कर रहे थे। कुछ है कि सॉलिड बूस्टर में लोग चाहते हैं जो केसिंग यूज़ हुआ है उसी को दोबारा रीयूज़ करें, नया केसिंग की जगह पे। पता नहीं। फ्यूल टैंक के साथ कभी ऐसा नहीं किया गया और इंजन्स वापस आ जाते हैं। वही उनका डिज़ाइन फिलॉसफी वही था कि इंजन सबसे महँगा है, इंजन वापस ले आओ, ठीक है? तो वो इंजन वापस आया, फिर से नया टैंक लगा, नया बूस्टर लगा, चले गए। कितनी बार हुआ? वो 12 टाइम्स तक गए हैं। लगभग 200 से अंदर लॉन्चेस हुए हैं ग्रैंड टोटल और 12 बार इंजन चला है, उसके बाद इंजन बोला जाता है, "सर अब इसे बदलो।" अब रहा बात की केरोसिन इन पे जब इन्होंने गाड़ी खोली थी तो इनका टारगेट था कि अगर 10 भी हो जाए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस डिज़ाइन में बहुत फ्लॉज़ हैं। भले ही काम कर रहा है, दुनिया हिला दिया तो फ्लॉ ये समझिए मार्क 1 प्रोडक्ट हमेशा ऐसा होता है। अगर आप ये नहीं समझ पाते तो अभी आप उतने मैच्योर नहीं होंगे। हमेशा मार्क 1 प्रोडक्ट यानी कि मैं पहली बार कुछ कर रहा हूँ, वो कचरा ही होगा। स्पेसएक्स खुद आपको बता देगा। हम बताएँगे 10 प्रॉब्लम स्पेसएक्स में एलओजी पीएचडी थीसिस, एलओजी 500 पेज का डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्या गड़बड़ है। इसीलिए वो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 अभी ब्लॉक 5 पे चल रहे हैं और ब्लॉक 5 से आगे भी जा सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब उनको डेवलप करना है स्टारशिप को और हर चीज़ का एक ही हद तक डेवलपमेंट किया जाता है, क्योंकि उसके बाद हो जाता है फिर संक कॉस्ट फैलेसी बन जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से ये स्टार्ट किया था। उस टाइम में टारगेट था कि अगर 10 लॉन्च भी रिकवर कर लेते हैं, बहुत भला होगा। 20 ये अब कर रहे हैं, मतलब इनको अब दिख रहा है कि 20 तक तो हम आराम से पुश करें, बिना इंजन चेंज किए हुए। तो ये है फाल्कन 9। पूरी दुनिया बदल गई। ये मार्क 1 प्रोडक्ट है तो इसमें बहुत फॉल्ट है, लेकिन उसके बाद भी 20 तक चला जाना, जो कि स्पेस शटल से आगे चले गए और डीसीएक्स जो सपना दिखाया वो इसे हकीकत में कर दिए, ये नेक्स्ट लेवल हो गया। मतलब कि ये ऐसी बात हो गई इसको इंडस्ट्रियल में समझिए इंडियंस के लिए कि जियो आ गया, मतलब दुनिया बदल गई। तो ये है फाल्कन 9। अब बात करते हैं पेनल्टी क्या है रीयूजेबल करने का। तो यहाँ पे मैं एकदम क्लियर कर धरती की ग्रेविटी थोड़ी बम-बम है, स्ट्रॉन्ग है। तो वो स्ट्रॉन्ग किसके लिए पेनल्टी पड़ता है? वो रॉकेट्स के लिए पेनल्टी पड़ता है। क्या पेनल्टी पड़ता है? पेनल्टी ये पड़ता है कि हम लोग को मल्टी स्टेज करना पड़ता है। आप सिंगल स्टेज में जा ही नहीं सकते। वही रॉकेट जो अब इंडिया में ये मतलब समझिए धरती में बनाया जा रहा है, वही रॉकेट आप मार्स पे रखिए वो सिंगल स्टेज में ऑर्बिट पहुँच जाएगा। मतलब उसको स्टेज फेंकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेज में पहुँच जाएगा। चाँद पे रखिए, चाँद पे तो कुछ टेंशन ही नहीं है। तो धरती का ग्रेविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो उसका पेनल्टी पड़ता है 2 तरीके से। पहला हम लोग को मल्टी स्टेजिंग करना पड़ता है, दूसरी बात हमारा थ्रस्ट बहुत हाई रखना पड़ता है, यानी कि आप कर सको एकदम एकदम धड़धड़ा के एक्सेलरेट करो क्योंकि इस थ्रस्ट के बारे में आप समझिए कि अगर आपके पास फ्यूल है एक्स अमाउंट में, आप उसे वाई अमाउंट में जला रहे हैं, ठीक है? फ्यूल एक्स है, वाई अमाउंट में जला रहे हैं, कितना थ्रस्ट मिल रहा है उसको आप टी मान लीजिए। अगर आप फ्यूल बर्न रेट डबल कर पाते हो कि हम ज़्यादा स्पीड से जला रहे हैं, ज़्यादा थ्रस्ट निकाल रहे हैं, आपका वेलोसिटी कितना चेंज होगा डेल्टा वी वो बढ़ जाएगा सेम प्रोपेलेंट में, यानी आपका रॉकेट का वजन सेम है लेकिन आप ज़्यादा निकाल पा रहे हैं, ज़्यादा दूर जा पाएंगे। इसीलिए हर कंपनी रॉकेट थ्रस्ट पे खूब मेहनत करती है। थ्रॉटल इसलिए देना होता है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर है। अगर रॉकेट को स्टार्टिंग में ही आप जाओ पगला दिएंगे तो वो एटमॉस्फेयर जो है उसे तोड़ देगा, जिसे हम लोग मैक्स क्यू कहते हैं। तो मैक्स क्यू तक उसे धीरे धीरे ले जाते हैं। मैक्स क्यू जैसे ही पार होता है इंजन को बोला जाता है बेटा बह जाओ, अपने आसमान में बह जाओ।
तो ये दोनों की ज़रूरत और प्लस आपको स्पेसिफिक इम्पल्स भी बहुत चाहिए, नहीं तो माइलेज ही नहीं रहेगा। इसीलिए केरोसिन का ये साइड इफ़ेक्ट है कि माइलेज उतना अच्छा नहीं देता। वो थ्रस्ट बहुत देता है, बम बम देता है, लेकिन माइलेज नहीं देता, बड़ा ज़्यादा हाफ जाता है, बड़ा जल्दी हाफ जाता है। तो ये धरती का साइड इफ़ेक्ट है, ये मार्स पे नहीं लगेगा, मून पे नहीं लगेगा, कहीं पे भी और नहीं लगेगा, लेकिन अर्थ में ये लगता है, तो आपको इसके हिसाब से डील करना है। अब रहा बात कि जैसे आप रॉकेट को लैंडिंग के बारे में बात करते हैं कि ठीक है हमारा रॉकेट है लैंड करेगा, तो उसमें चीज़ डालना पड़ेगा ना। आपको रेडार डालना पड़ेगा, आपको उसमें लैंडिंग लेग्स डालने पड़ेंगे, थ्रस्टर्स डालने बहुत सारा हू-हा करना पड़ेगा, क्योंकि समझिए रॉकेट बनाया जाता है थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के हिसाब से, यानी कि इंजन थ्रस्ट है, इंजन को घुमा के आपकी थ्रस्टिंग हो रही है। जब रिटर्न मार रहे हो तो आपको एयरोडायनामिकली थ्रस्ट करना पड़ रहा है या थ्रस्टर छोटे डाल के फुस-फुस कर रहे हैं। वो सबका वजन आप ऐड कर रहे हो, तो उसकी पेनल्टी पड़ेगी। आपका पेलोड सेम साइज़ रॉकेट लीजिए, सेम आप फाल्कन 9 कंट्रोल सी कंट्रोल वी कीजिए और सारा कचरा हटा दीजिए लैंडिंग वाला। आपका ज़्यादा पेलोड टर्न टू ऑर्बिट जाएगा, ज़्यादा वेलोसिटी पहुँच पाएगा, ज़्यादा डेल्टा वी पहुँच पाएगा। ये फैक्चुअल है। रेशियो कितना है वो डिपेंड करता है इंजीनियरिंग पे, लेकिन लगभग कहा जाता है कि 1 टन भी अगर आप बूस्टर में डाल दिए, लगभग 100 से 200 किलो आपका साफ हो जाने वाला है ऑर्बिटल से। तो ये हो गया, एडिंग वेट आप कर रहे हो लैंडिंग गियर मतलब ये बूस्टर में वजन का पेनल्टी पड़ने वाला है। दूसरा, आप जो वो प्रोपेलेंट रखते हो कि हम लैंड में वापस आएँगे, ठीक है? प्रोपेलेंट आप रख लिए अपने पास, उसका बहुत बड़ा पेनल्टी पड़ता है क्योंकि आप ये समझिए बूस्टर का सबसे ज़्यादा ताकत उसके आखिरी फेज़ में आता है। जहाँ वो मैक्स क्यू क्रॉस करता है, इंजन साँस लेना शुरू करता है, इट्स लाइक जब वो एक्चुअली जाता है तब तक मेजॉरिटी फ्यूल खत्म हो चुका रहता है। रॉकेट बहुत हल्का हो चुका रहता है। तो उस टाइम में पर लीटर फ्यूल पे आपको कितना ऊम्फ मिल रहा है, कितना डेल्टा वी ऐड हो रहा है, वो बढ़ जाता है। तो मतलब ये समझिए जैसे सेम इंजन है, ठीक है? रैप्टर का आप 33 इंजन देख रहे हैं, वो लॉन्च पैड पे कितना धीरे-धीरे चल रहा है। इट्स लाइक कर रहा है और वही जैसे ही मैक्स क्यू क्रॉस करिए आप देखिए स्पीड द द द द द द द द 3000, 4000, 5000 किलोमीटर प्रति घंटे। भैया इतना कीजिएगा, रॉकेट हल्का हो गया ना। मेजॉरिटी फ्यूल उसका खत्म हो चुका है, तो वो हल्का हो जाता है। तो वो आखिरी फ्यूल जो है वही सबसे ज़्यादा आपको डेल्टा वी देगा। अब आप बोल देते हो नहीं वो फ्यूल बचा के रखो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आप बचा सकते हो, लेकिन फिर पेनल्टी पड़ती है। पेनल्टी ये पड़ता है कि आपका लो अर्थ ऑर्बिट का जो पेलोड है वो कम हो जाता है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। कि आप ऐसा बूस्टर बनाइए जिसमें काफ़ी वज़न बढ़ गया है लैंडिंग गियर के चक्कर में, उसमें प्रोपेलेंट भी बचाना है, तो इसका पेनल्टी कहाँ पड़ता है? इसका पेनल्टी पड़ता है सेकंड स्टेज का जितना काम है। सेकंड स्टेज को कितना डेल्टा वी लेना है, वो बढ़ जाता है। सेकंड स्टेज को अब लाइक थारा भाई सँभाल लेगा। मतलब बूस्टर जो है कितना डाल रहा है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर आप फाल्कन 9 को कंपेयर करेंगे यूएलए के रॉकेट से तो आप देखेंगे यूएलए का बूस्टर जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है। कितना डेल्टा वी ऐड कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि वो रियूजेबल नहीं है। क्या फाल्कन 9 कर सकता है? आराम से कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारा कचरा हटाना पड़ेगा। तो ये है। अब रहा बात कि इकोनॉमिकली क्या है, तो इकोनॉमिक्स जो है मार्क 1 प्रोडक्ट में एकदम क्लियर एकदम मार्क 1 प्रोडक्ट के लिए कट एंड ड्राई नहीं है। यानी कि आप सोचोगे ना कि ये कर रहे हैं इनका बहुत प्रॉफिट होगा, ना। इनका प्रॉफिट इनडायरेक्टली आ रहा है। तो ये इनडायरेक्टली क्या है? सबसे बड़ा प्रॉफिट फैक्टर है केडेंस। यानी कि अभी के टाइम में आप किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी लीजिए, चाहे इसरो लीजिए, चाहे ईसा लीजिए, चाहे जैक्सा लीजिए, चाहे चाइना लीजिए, जिसको भी आप फ़ोन उठाइएगा, टाइम लगेगा उनको ऑर्डर देने में कि ठीक है सर, हम आपके लिए रॉकेट का जुगाड़ करते हैं, 1-2 महीना बाद आइए या अगले साल का आपका एक स्लॉट खुला है। ये सबका है, सबका यूएलए से लेके सबका यही हालत है। स्पेसएक्स का क्या है? "ओ सर आपको रॉकेट चाहिए? अरे देखो तो जी कौन सा खाली स्लॉट है? अरे 2 हफ्ता में सर आपको भेज रहे हैं, 2 हफ्ता में भेज रहे हैं। सर आप बिडिंग कीजिए, डबल कीजिए, हम तो अब इसी हफ्ता भेज देंगे।" ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्यों? आप सैलरी तो सबका टाइम में दे रहे हो ना। सैलरी आपका 1 महीना में देना है। अगर 1 महीने में आप 4 उनसे लॉन्च का काम निकलवा पाते हो, तो आपका फ़ायदा है। अब वहीं पे 8 लॉन्च करा पाते हो, तो आपका फ़ायदा है। अब वहीं पे बाकी सारे कॉम्पिटिटर हैं कि लॉन्च होगा, मतलब 2 महीना में 1 ठो। तो ये समझिए बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो आपका पैसा भले ज़्यादा जाना लगे, रॉकेट का कॉस्ट भले बढ़ जाए, लेकिन आप यील्ड बढ़ा पाओगे, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, ज़्यादा मास प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा मास प्रोडक्शन होगा, अब आप दाम घटा पाएँगे। तो इसमें बहुत सारा इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। सिर्फ एक चीज़ नहीं कि वो हमारा रॉकेट सस्ता है, वैसे काम नहीं चलता है। बहुत सारा और चीज़ सस्ता हो गया कि अच्छा अब हम इतना मॉडल्स बना चुके हैं, इतनी टेस्टिंग कर चुके हैं कि अब अगर हमसे नासा बोलता है कि हमको फ्लाइट वैलिडेशन चाहिए सर, टेक इट एंड गो। टेक इट एंड गो, वैलिडेटेड है सर। 100 बार से ज़्यादा उड़ा चुके हैं, इससे ज़्यादा गारंटी पहली बात बाकी सब तो आपको सिर्फ 5 बार भी उड़ाए हैं, उसी का गारंटी आपको चलना है। हम 100 का फ्लाइट डेटा दे रहे हैं। आप चेक करो कि क्या फ़ॉल्ट है, क्या सही है। तो ये इकोनॉमिक्स मार्क 1 के लिए उतना क्लियर नहीं है और ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि ये इनका बार्ज है। बार्ज में पहले था कि वो लैंड कराता था, ये जनरली हो जाता था। फिर हुआ कि जब तक वो एल्गोरिदम सुधार पाए, क्रश कोर यानी कि इनकी जो टांग है, लैंडिंग लेग उसमें क्रश कोर है, वो क्रश करके स्टेबलाइज़ कर देता है, ठीक है? वो जब तक सॉर्ट कर लिए कि उसे क्रश करके सॉर्ट करना है, तब एक दूसरा प्रॉब्लम है कि जब समुद्र से वापस आ रहे थे, ये लुढ़क जा रहा था। रॉकेट कई बार गिर जा रहा था। तो फिर एक क्रैब रोबोटिक्स बनाना पड़ा कि वो जैसे लैंड हो जाए, सब चीज़ शांत हो जाए, सेफ हो जाए रॉकेट, फिर नीचे से क्रैब रोबोट जाता था, डंडी मार के ऊपर उसको पकड़ के लॉक कर लेता था कि हम तुमको हिलने नहीं देंगे। नहीं तो समुद्र में बहुत बार हुआ है कि
रॉकेट गिर गया। तो और रॉकेट ये बहुत नाजुक कली है, गिरा तो गया, खत्म। तो वो सब इसीलिए बोला इनका इकोनॉमिक्स उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितना आप सोचे। और रहा बात पेलोड पेनल्टी है, जो आप लोग बार-बार सुनते हो ना कि स्पेसएक्स हैव ये हाई वेलोसिटी मिशंस नहीं कर सकते, जहाँ पे बहुत डेटा भी चाहिए, वहाँ अभी भी लोग यूएलए या आर्यन ये सब के पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि स्पेसएक्स को जो वज़न डाला हुआ है बूस्टर में, जो उनको प्रोपेलेंट बचाना है वो सब के लिए, वो पेनल्टी दे रहा है। तो थोड़ा-सा पेनल्टी है, ये बात एकदम क्लियर है, लेकिन केडेंस में नहीं है। केडेंस में ये पैसा छाप रहे हैं, क्योंकि नया रॉकेट बनाने में जितना टाइम लगेगा, उससे जल्दी आप रिकवर कर पा रहे हो, तो वो सॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं लैंडिंग डाउन रेंज का, यानी कि अभी जो आप लोग देखे होंगे कि जनरली क्या किया जा रहा है, गया, उसको वहाँ लैंडिंग कर लो, ठीक है? आपका लैंड कर लो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फ़ाल्कन 9 कभी भी इस बात पे आप लोग फिसल मत जाइए। बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि फ़ाल्कन 9 ये है, वो है, तो वही सबसे बेस्ट है। वैसा नहीं, वो मार्क 1 प्रोडक्ट है। ये ऐसी बात है, आप किसी इंजीनियर को 3G मोबाइल फ़ोन दे दो और बोल दो कि इसी के जैसा चीज़ बनाओ। अरे भैया, वो मार्क 1 प्रोडक्ट है, बाद में सुधारो। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया जाए, 3G में ऑडियो और डेटा अलग-अलग रखा जाता था। बाद में किसी को समझ में आया, सर ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, शांति से 4G में भैया डेटा और ये वॉइस जो है एक ही लिंक से जाएगा। तो वैसे ही समझिए फ़ाल्कन 9 में बहुत फ़ॉल्ट है, क्योंकि स्पेसएक्स गरीब था जब उसे बनाया था, तो उस गरीबी के हिसाब से सब चीज़ अरेंज किए थे। तो जैसे उनका डायमीटर कम था, ठीक है? तो क्या किए जब उनके पास पैसा आया, डायमीटर बड़ा कर दिए, राइट? वही समझिए मार्क 1 और मार्क 2 में वही होता है। मार्क 1 हमने किसी तरह काम किया, मार्क 2 अच्छा अब क्या कर सकते हैं? तो फ़ाल्कन 9 वो है, और उससे मतलब खराब अभी कोई रॉकेट नहीं, ऐसा होना चाहिए। आप चाहोगे कि कल जो स्पेसएक्स रॉकेट बनाए वो इसको ऐसा लगे कि क्या ये बनाए थे यार? मतलब जैसे आज आप देखते हो ना अपने पुराने स्मार्टफ़ोन को, जहाँ 512 एमबी का रैम होता था, फुल एचडी भी डिस्प्ले नहीं होता था, तो अभी कैसा लगेगा वो देखने में? ऐसा होना चाहिए। तो हर चीज़ का वही समझिए कि अब जो इतने भी नए रॉकेट्स बन रहे हैं वो हमेशा बेटर होंगे, क्योंकि स्पेसएक्स का सारा लर्निंग देख चुके हैं वो। वो देख चुके हैं कि भैया केरोसिन में मत चलाओ रॉकेट, बहुत फचंग पड़ता है। टी टैप डालना पड़ता है, टी टैप खत्म हो जाता है, बहुत फचांग है। इलेक्ट्रिकल इग्निशन कर दो। रैप्टर में क्या है? इलेक्ट्रिकल इग्निशन। मर्लिन में नहीं है, रैप्टर में है। क्यों? क्योंकि रैप्टर मार्क 2 है। तो वही समझिए। और ये समझिए स्पेसएक्स में बहुत सारा चीज़ फिक्स कर चुके हैं। जैसे कि सबसे बड़ा है, बूस्टर में बहुत फचांग लगता है, ठीक है? तो बूस्टर बड़ा है, भारी है, और इसको प्रोपेलेंट भी रखना है कि ये यू टर्न मार सकें। तो इसको क्या करें भैया, लैंडिंग लेग्स हटाओ, इसे कैच कर लो। तो वो कैच करने में जितना इनका कैपिटल कॉस्ट नहीं बचेगा, उससे ज़्यादा इनका रनिंग कॉस्ट बचेगा। कैपिटल तो बहुत महँगा है कि भैया इनका समझ रहे हो, चॉपस्टिक है, ऐसे हवा में पकड़ ले रहे हो, बहुत भारी है, ठीक है? बहुत खर्चा होगा, लेकिन रनिंग कॉस्ट बच जाएगा। क्यों? क्योंकि शिप नहीं ले जाना है, ये शिप बहुत महँगा पड़ता है। आपने सुना होगा कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो प्राइस कैप लगाया गया था ऑयल पे। तो लगा कैसे दिया? आप किसी दूसरे देश का ऑयल पे आप कैप कैसे लगा दिए? आप कौन हो कैप लगाने वाले? इंश्योरेंस देने वाले थे ना वेस्ट, इसीलिए लगा दिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखो ना, अरे बोट है कितना महँगा होगा, जान मार डालेगा, ये सब इतना महँगा होता है। और वही स्पेसएक्स सीख गया कि करने का हम कर सकते हैं, करने का हम शिप बना सकते हैं, ले जा सकते हैं, सब हो जाएगा। लेकिन उसपे जितना मेरा रनिंग कॉस्ट आएगा, उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा अगर हम इसको यहीं कर लें। भले मेरा पेलोड थोड़ा छोटा हो जाए। मान लीजिए अगर ये करते हैं, इनका 120 टन होता है, और ये करते हैं तो 100 टन में ही बोल जाते हैं, 100 टन ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है, क्यों? ये जल्दी कर पाएँगे। ये जैसे लैंड करता है, लैंड करने के बाद पहली बात आपको 2 फँसाएँगे। लैंडिंग ज़ोन का आपको वेदर चेक करना है, कहाँ आप लैंड कर रहे हो, वहाँ का क्या वेदर है। दूसरी बात, वहाँ पे भी आपको ये करवाना पड़ेगा, इवैक्यूएट करवाना पड़ेगा, नो फ्लाई ज़ोन बनाना पड़ेगा, बहुत सारा फँसाएँगे। फिर उसके बाद उसका आने का इंतज़ार करना है। जैसे मान लीजिए आपको रॉकेट को रिफर्बिश करने में 2 महीना लगता है, और इसको आने में 1 हफ़्ता लगता है। आपका कंपैटिटर जो ये नहीं कर रहा है, उसका 1 हफ़्ता बच रहा है। पैसा, समय नहीं खरीदता है, सिर्फ़ रफ़्तार खरीदता है। तो ये लोग रफ्तार पे फ़ोकस करें, केडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वही समझिए लैंडिंग जो ये आप कर लेते हो कि लैंड करा दोगे, वो रॉकेट इक्वेशन के लिए बहुत बढ़िया है। हर रॉकेट साइंटिस्ट आपको वही बोलेगा कि भैया तुम लैंड नीचे करो ना, ज़्यादा हम डेल्टा वी डाल पाएँगे सेकंड स्टेज में। ये बात एकदम सच है, शुद्ध। रॉकेट इक्वेशन आप कीजिए, आपको वही मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है ना जी ना। इसको सीधा समझिए, गुड फॉर द रॉकेट, बैड फॉर द पॉकेट। आपको उल्टा चलना है, आपको पॉकेट के लिए अच्छा करना है। पॉकेट के लिए अच्छा है भैया, वापस आओ तो क्योंकि जिस रास्ते से जा रहे हो उसी रास्ते पे वापस आओ। हमको तुम्हारे लिए एक नया बोट नहीं रखना पड़ेगा, उसके लिए नया लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, उसके लिए नया करोड़ों का इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ेगा, तुम वहीं आओ जहाँ से आए हो। और अगर कुछ फॉल्ट भी हो गया तो हमें पता तुरंत चल जाएगा, ठीक है। अरे! इसमें ये फॉल्ट हो गया, इंजन क्रैक हो गया, नया इंजन ऑर्डर करो। अभी हमको 5 दिन बाद पता चलेगा, वो 5 दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो यही है, इसीलिए आप देखिए जो न्यूट्रॉन का डिज़ाइन बनाया गया, डे 1 से इसमें कि भैया लैंड लैंड साइट पे वापस आओ। सब कोई शुरू में सोच रहा था कि हम लोग बोट ले जाएँगे, वो ज़्यादा रॉकेट इक्वेशन के हिसाब से सही है, साइंस के हिसाब से सही है, इंजीनियरिंग के हिसाब से सही है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो गलत है। तो ये लोग क्या किए भैया, शांति से वापस आओ जहाँ से गए थे। क्योंकि अब रहा बात अब जो लॉन्च साइट है, जैसे इसके बोका चिका, कहाँ रॉकेट बन रहा है बोका चिका में? कहाँ आप कैच कर रहे हो बोका चिका में?
सारा मूवमेंट ज़ीरो हो गया। रॉकेट का पेलोड कम हो गया, लेकिन वो अभी भी 100 टन है, अभी भी कोई टेंशन नहीं लेना है और आपका पैसा इतना बच रहा है कि आप जितना स्पीड से लॉन्च कर पाएँगे, बाकी कोई कम्पीट नहीं कर सकेगा। वही है। ये रिटर्न टू लॉन्च साइट आपको फास्टर देता है और सस्ता कर देता है इनडायरेक्टली। रॉकेट में आप हिसाब लोगे, नहीं रॉकेट तो महँगा हो गया सर। लेकिन हाँ सर, हमको बोट नहीं खरीदना है, हमको उसका लाइसेंस नहीं करना है, हमको वो लॉन्च लाइसेंस का बार-बार जुगाड़ नहीं करना है सर, वहाँ वेदर कैसा है, वहाँ पे आपको पूरा नो फ्लाई ज़ोन, कोई प्लेन-व्लेन गुजर रहा है तो उसको रीडायरेक्ट करो, वो सब फचांग खत्म हो जाता है। तो वही समझिए। और इसको आप सॉल्व कैसे करो? ठीक है, रॉकेट में पेनल्टी पड़ गया, आप सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने का 2 ऑप्शन है, या तो बूस्टर को बड़ा कर दो, जो ये लोग कर रहे हैं। इसलिए देखिए बूस्टर स्ट्रेच कर रहे हैं, कारण वही है कि पेनल्टी पड़ गया, ठीक है? कैसे सॉल्व करें? बूस्टर बड़ा कर दो। दूसरा रिड्यूस पेलोड कर दो, यानी कि मान लीजिए आपका रॉकेट है, जैसे ये बना रही है, आराम से 20 टन कर पाता, लेकिन वो ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं सर, हमको 20 टन नहीं चाहिए, हमको आप 8 टन ही कर दो। तो पेनल्टी तो पड़ गया, तो फ़ायदा? वहीं आ जाएगा रॉकेट जहाँ पे बना रहे हैं। तुरंत उसको वहीं पे पकड़ पाएँगे, वहीं सेव कर पाएँगे, वहीं रिफर्बिश कर पाएँगे और समुद्र का पानी बहुत खराब होता है चीज़ों के लिए, बहुत खराब होता है। जटाशा भी बहुत खराब होता है। हाई ह्यूमिडिटी एयर बहुत खराब होता है। वो सबसे आप बचा के अगर रख पाते हो कि भैया तुम लैंड में आ जाओ, हम तुरंत पकड़ लेंगे, तुरंत सील कर लेंगे। टाइम बचेगा, बोले ना पैसा समय नहीं खरीद सकता, सिर्फ़ रफ़्तार खरीदता है। टाइम बचेगा, फटाक से आपको पता जाएगा भैया इंजन बदलना है कि नहीं बदलना है? नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। इसीलिए लैंडिंग डाउन रेंज, अगर जैसे इसरो का भी आप इंटरव्यू देखे होंगे रिसेंटली, तो कह रहे हैं कि बात एकदम साइंटिफिकली ट्रू है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है कि अगर लैंडिंग डाउन साइड करते हैं, आपका डेल्टा वी अच्छा होगा। पेनल्टी आपका बैंक बैलेंस उड़ जाएगा। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ समझिए कि अभी जिस रास्ते से, जिस स्पीड पे इंसानियत चल रहा है, आने वाले 20 से 30 साल में हम लोग वहाँ पे हो जाने चाहिए, होपफुली, नॉक ऑन वुड, होपफुली हम लोग वहाँ होने चाहिए, जहाँ पे फुल्ली रीयूजेबल ऑर्बिटर रॉकेट है। और ये मैं एकदम क्लियर हूँ, फुल्ली रीयूजेबल यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों रीयूज़ हो रहा है। ये हमारा पॉसिबल हो जाना चाहिए। ठीक है? अब रहा बात कि जितना भी डिज़ाइन अभी है, चाहे आप ब्लू ओरिजिन का लीजिए, चाइना का क्लोन लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन का लीजिए, जो लेना है लीजिए। ये सारा अर्ली डेज़ डिज़ाइन है, ठीक है? ये अर्ली स्टेज, इसके भरोसे पे आप रिटायरमेंट मत प्लान कीजिए, बहुत अर्ली स्टेज है। यानी कि अभी हमें नहीं पता कौन डिज़ाइन पूरा फाइनल हो पाएगा। अभी बहुत अर्ली स्टेज है। एकदम इसको इस पे पर्सनल नहीं होना, ये अर्ली स्टेज है। सब लोग ट्राई कर रहे हैं। हम लोग बस उसे देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मैं आपको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन लॉजिक ये है कि उन्हें भी नहीं पता, वो भी ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि अभी अर्ली स्टेज, जैसे होता है ना, शुरू का मोबाइल फ़ोन ईंटा जैसा दिख रहा था, आज आपके पॉकेट में अट जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि अभी जितना डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उससे रिफाइन हो रहा है। जैसे कि ये कर रहे हैं, इन्होंने बोट अरेंज कर लिया है। 1-2 बार मान लीजिए इसको साल में से 12 ही लॉन्च रिकवर करना है, अफ़ोर्ड कर लेंगे। स्पेसएक्स को भैया उतना तो लॉन्च तो हम 1 महीना में करना चाहते हैं, लुट जाएँगे तो भैया उनको रिटर्न टू लैंड साइट करो। तो सारा वेक्टर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब फ्लोटिंग है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं हुआ है। और कौन जीतेगा, ठीक है? रेस में इतने सारे लोग कूद गए, कौन जीतेगा? जीतेगा वो जिसके पास हाई केडेंस हो। पूरा गेम केडेंस पे है। केडेंस आपका बोला ना, आप सैलरी तो सबको मंथली दोगे ना। आप उसमें 10 लॉन्च कर पा रहे हो या 5 लॉन्च कर पा रहे हो, वो आप पे है। या 1 ही लॉन्च कर पा रहे हो, या 0.5 लॉन्च कर पाए, या 0.25 कर रहे हो, वो आप पे आ रहा है। तो जो भी केडेंस बढ़ा पाएँगे, वही आगे बढ़ पाएँगे। केडेंस जिनका नहीं रहा, वो लटक जाएँगे। वही बोला, एकदम ठंडे दिमाग से समझिए, मनी कैन नॉट बाय टाइम, ओनली स्पीड। और हर कोई आपको, जैसे आप देखिए कि हम लोग पार्सल करते हैं, तो पार्सल जनरली स्लो मीडियम से आता है, ट्रेन व्रेन से आता है, लेकिन फ्रेट पार्सल भी होता है। आपका काम ज़रूरी है, आइटम इंपॉर्टेंट है, सर फ्लाइट से भेजो, लोग करते हैं, पूरी चल रही है, हर शिपिंग कंपनी के पास होता है। तो सेम वही समझिए। और अभी के टाइम, जिस टाइम में ये वीडियो कंप्लीट हुआ, अभी कोई कंपटीशन नहीं है स्पेसएक्स के पास। तो जैसे ये चाइना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इनका दिल्ली अभी थोड़ा दूर है। ये ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर गूगल कीजिए कि स्पेसएक्स कब बना के फोड़-फाड़ के आगे बढ़ गए थे। और ब्लू ओरिजिन के पास एटलीस्ट ग्रास हॉपर से ये आगे चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंसान को रख चुके हैं, ह्यूमन रेटिंग कर चुके हैं और वो बूस्टर के पूरे काम कर चुके हैं। तो इन पे थोड़ा-सा भरोसा है, प्लस पॉकेट तो है ही, और बाकी सारा चीज़ हो जाएगा। और इसीलिए मैं श्योर हूँ कि वो आप लोग शुरू कर देंगे ना, बीएफआर जब नाम बोला जाता था, बीएफआर में था ना कि वो ऑयल रिग से कैच कर लेंगे, वो क्यों हटा है? वही समझना है कि भैया ये सब करने का आप कर सकते हो, लेकिन इतना खर्चा आएगा कि वर्थ नहीं है। और आप सोचोगे ना कि हम इसको ये करें, तो कितनी सारे शिप चाहिए होंगे, कितने सारे उसका मरीन टाइम, ये इंश्योरेंस, उसका फिर मेंटेनेंस, उसके लिए क्रू रखनी पड़ जाएगी। फचांग बहुत हो रहा था। तो अभी के टाइम में कोई कंपटीशन है, लेकिन मैं आराम से कह देना चाहता हूँ, इनको आउट नहीं करना है। ये बहुत धीरे-धीरे गैम्बल करते हैं और ये भी शायद अच्छा, अगर डेटा कॉपी कर पाते हैं तो शायद कर लेंगे। लेकिन अभी अर्ली स्टेज है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है रीयूजेबल रॉकेट में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।